नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर औपचारिकता के तौर पर ही सही, पूरे देश के सभी मजदूरों को, खासतौर से सभी देशवासियों को इसकी बधाई। हालांकि मजदूरों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन चूंकि औपचारिकता की मैंने बात की, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बड़ी खबरें हैं अगर बात की जाए तो। गढ़चिरौली में 16 जवान शहीद हो गए हैं नक्सली अटैक के अंदर, और ये उस सूरत में हो रहा है जबकि देश ने इस बात ठान लिया है कि अब के आतंक जो भी फैलाएगा देश के खिलाफ, उसको घर में घुसकर मारा जाएगा। और ऐसे में इस वारदात के बाद पूरी गंभीरता के साथ सुरक्षा बलों ने और सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो राजनीति में भी काफी गहमा गहमी रही है। और अगर बात करेंगे तो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का तो कंट्रोल मोदी के हाथ में है, लेकिन मेरा नहीं है, मेरा किसी के पास कंट्रोल नहीं है, मैं काम कर सकता हूं। अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो वो भी कह रही हैं कि मैंने एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं दिया है जो कि बीजेपी का वोट न काट रहा हो। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो, वोट कटवा के तौर पर खड़ी हो रही है। लेकिन अगर बात करें, होशंगाबाद में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुझे मारने की साजिश कर रही है, यह बड़ी गंभीर बात है। लेकिन इस सब के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो कुछ बड़ी खबरें भी हैं। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। लेकिन अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की छवि आज बेहद बुलंद हुई है, बड़ी कामयाबी मिली है। और अगर बात करें मसूद अजहर की, तो ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर उसको जान लिया गया है, मान लिया गया है, और चाइना कहीं ना कहीं बैकफुट पे गया है और भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। और चीन ने लगातार 10 साल के अंदर 4 बार वीटो करके कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाया था। 4 बार में अगर बात करें, 3-3 बार को अपील करने की कोशिश करने की एक तरह से प्रोविजन है, यानी 12 बार भारत 10 साल में जिस चीज में नाकाम रहा, आज उसमें भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने अगर बात करें जयपुर के अंदर कहा है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखना अभी भारत कितने और काम करेगा। यानी अगर देखें इस कामयाबी को लेकर बाकायदा पूरा देश कहीं ना कहीं गदगद है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ इन तमाम बातों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और उसी से हम चर्चा करेंगे। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत जल्दी ही, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ शिव पांडे साहब मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शिव जी। मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं सनेश ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी नवदीप छावड़ा भी आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे, बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें, अनिल गोयल जी को मैं लेना चाहूंगा फोन लाइन पर, अगर वो जुड़ेंगे तो। नहीं तो शुरुआत अगर करें सनेश ठाकुर साहब से। सनेश ठाकुर साहब, आज की इस कामयाबी को और पूरे राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह से आप देखते हैं? सर, मेरा मानना ये है, ये तमाम मुद्दे, ये लोग चाहे वो भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, चुनाव के टाइम पे ये सब चीजें विकास की बात ना हो करके आज के टाइम पे चुनाव जो है तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। धर्म के नाम पे चुनाव कर रहे हैं। पब्लिक को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकता है, उन चीजों पे की ये लोग बात क्यों नहीं करते। आज मैं देख रहा था प्रियंका गांधी के सामने कुछ बच्चे जो है चौकीदार चोर है के नारे लगा रही हैं और प्रियंका गांधी हंस रही हैं। एक वीडियो वायरल खूब सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं इन चीजों से, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जी, हमारे साथ अनिल गोयल जी भी जुड़ गए। अनिल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत को अगर देखा जाए बड़ी कामयाबी के तौर पर मसूद अजहर को ग्लोबल वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में कामयाबी मिली है, और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने बाकायदा इसको स्वीकार कर लिया, और चाइना कहीं ना कहीं अब मजबूर हुआ या उसने इसको मंजूर कर लिया है। कैसे देखते हैं? हालांकि कई सवाल आपसे भी हैं, लेकिन कम से कम इस उपलब्धि को क्या आप इसको भी अब चुनाव में लेकर जाएंगे, भुनाएंगे? ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारी सरकार का जो अथक प्रयास रहा है, उसका ही ये परिणाम निकला है कि इसको ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया गया है। और ये भारत की बहुत बड़ी जीत है।
और इसको चुनावी मुद्दे का विषय नहीं है, लेकिन इसको भारत को अपनी जीत के विषय में लेना चाहिए और इस पर कोई टीका टिप्पणी या कई बार वो जो मिक्सिंग बात हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए। इसको भारत की जीत के रूप में ही देखना चाहिए, इसको कहीं कोई चुनाव के मुद्दे पर नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और खासतौर से जबकि 10 साल के अंदर 4 बार कोशिश की गई। मैं थोड़ा सा परिचय अगर बताऊं, जो उसके कुख्यात जिसे कहना चाहिए काले कारनामे हैं वो आप देखेंगे तो हालांकि 1994 में भारतीय पुलिस ने उसको श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कंधार हाईजैकिंग के बाद उसको छुड़ा लिया गया था। और आज अगर देखा जाए 10 साल की लगातार 12 कोशिशों के बाद भारत को यह कामयाबी मिली है। लेकिन मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से शिव पांडे साहब मौजूद हैं। शिव पांडे जी, प्रियंका गांधी आज कह रही थी कि वोट काटने के लिए हमने कुछ कैंडिडेट उतारे हैं, और राहुल गांधी भी कई बातें कह रहे हैं, वो विपक्ष पर भी खासतौर से और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी कह रहे हैं कि उनका कंट्रोल उनके हाथ में। लेकिन आज की इस कामयाबी की अगर बात करें तो जो नाकामी आपके कार्यकाल से शुरू हुई थी, कम से कम अब आपके अगर इसको इंटरनेशनली कामयाबी मिली है, खासतौर से मसूद अजहर के मामले में, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार के साथ खड़े हैं यहां भी आपको, या यहां भी आपको राजनीति नजर आ रही है? मसूद अजहर को अगर पूरे देश पूरे विश्व में यह बताया गया है कि आतंकवादी है, तो निश्चित तौर से ये खुशी की बात है हमारे देश की। रही बात, आप मीडिया कई बार जो हम कहते हैं, जो हमारी बात होती है, उसको हमेशा तोड़ मरोड़ के मीडिया दिखाती है। प्रियंका जी ने ये बोला या राहुल जी ये कहते हैं, प्रियंका जी ने कहा कि हम कभी वोट कटवा की राजनीति की बात आप बार बार अपने चैनल पर चला रहे हैं और लोग कह रहे हैं। हमारा साफ और सीधा संदेश है, इस पूरे देश में अगर सीधे इस भाजपा की जो सरकार है, जो बीजेपी के जो विकास के मुद्दे में बात नहीं करती है, उससे सीधे तौर पर अगर कोई लड़ाई में है तो वो कांग्रेस है। पूरे देश में राहुल जी जिस तरीके से बीजेपी ने जो विकास के मुद्दों में बात नहीं करी, उसका सच उजागर कर रहे हैं, चाहे वो राफेल डील का मामला हो, चाहे वो किसी विकास की बात तो आपने नहीं करी भैया मेरे, विकास की बात तो आपने नहीं करी। अब आप विकास पर इलेक्शन कहा लड़ रहे हो, आप तो चौकीदार चोर पर इलेक्शन लड़ रहे हो। कहा, जो एंकर था, जो पत्रकार था, उनका क्वेश्चन था कि आप सपा और बसपा के वोट काट कर आप भाजपा को जिता रहे हैं। प्रियंका जी ने अपना स्टैंड रखा कि हम वोट काटने की बात नहीं है किसी की भी, चाहे भाजपा सबकी चाहे सपा की, हम लड़ रहे हैं और हम लड़के जीतेंगे। जैसे उन्होंने कहा इमरान मसूद, उन्होंने कहा हम जीतेंगे, उन्होंने कहा उन्होंने कहा हम जीतेंगे, और बड़ी देर से मीडिया उसको ये चला रही है इस तरीके से कि साहब हम वोट कटवाए, हम वोट काट रहे हैं, हम वोट काट रहे हैं। ठीक है, मेरा आप सब सारे टीवी एंकरों से और सब लोगों से ये निवेदन है कि जो सही चीज हमारी प्रियंका गांधी जी ने बोली है उसको आप मीडिया में। ठीक है शिव पांडे जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई तो मैं आपको बता दूं, आपको मीडिया से बड़ी शिकायत रहती है और आप ये चाहते हो कि आप हमें गाइड करें। अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारेंगे, हम दिखाएंगे, आप नाराज हो या खुश हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बात करते करते खड़े होकर एकदम कुछ और करेंगे तो हम दिखाएंगे। आप 2-2 बार माफी मांगेंगे, 3-3 बार माफी मांगे, हम दिखाएंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुश हो या नाराज हो, आप हमें गाइड करेंगे, हम उस गाइडेंस को नहीं लेंगे। एक बात। दूसरी बात ये, एक मिनट सुन ले, मैंने आपकी बात सुनी, पूरे संयम के साथ मैंने बात सुनी। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक मिनट शिव पांडे, आप सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि जहां पर हम नहीं जीत रहे वहां पर हम बीजेपी के वोट काट रहे हैं, ये बाइट है, आपने भी सुनी होगी। आपको मैंने सुनी है। आप एंकर ने पहले क्या पूछा है, आप वो भी सुनिए। आप एंकर ने पहले ये पूछा मैंने आपकी बात सुनी है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का रिमोट तो बीजेपी के हाथ में, लेकिन आपका नहीं है। आप सारी पार्टियों का नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर बीजेपी के हाथ में सपा और बसपा का रिमोट नहीं होता तो इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं गठबंधन किया बिहार के अंदर? क्यों ये दोनों डर के मारे आपस में अगल बगल आ गए? जब आप विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे, तब ये सवाल नहीं उठाया शिव पांडे आपने? तब आपने ये सवाल नहीं उठाया शिव पांडे, तब आपने ये सवाल नहीं उठाया?
जब आप साथ थे, जब आपका साथ पसंद आ रहा था, तब आपको सवाल नहीं आया। हमने जब ठीक है, जब गठबंधन उत्तर प्रदेश में किया था, हाँ, तब हम सिद्धांतिक तौर पर एथिक्स के साथ। अच्छा, आप सिद्धांत में थे, दूसरे सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ और भी गेस्ट है, शिव पांडे मेरे पास और भी गेस्ट है, मैं उनके पास चलता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप प्लीज गाइड ना करें कि हम क्या चलाएं क्या ना चलाएं, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ, सुन ले, जवाब नहीं मांग रहा हूं मैं, आप रखी है, नहीं, मैंने भी अपनी बात रखी है, ठीक है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है, लोकतंत्र में डिक्टेशन करने का अधिकार नहीं, इमरजेंसी के दौर चले गए, आप इमरजेंसी ना लागू कीजिए। ठीक है, मनोज यादव जी, आपका रिमोट बीजेपी के हाथ में है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, दूसरी बात, आज की बात करें, अगर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, तो उसको क्या आप मानते नहीं है कि ये आज की सरकार की कोशिशों का नतीजा है, या इसको आप किस ब्लॉक में रखेंगे या किस शेल्फ में रखेंगे? आजादी अगर आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया और वो भारत की कूटनीति के तहत, भारत की कूटनीति, इसलिए मैं कहूँगा कि भारत कोई छोटा सा देश तो है नहीं, इस विश्व में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बाजार है, तो निश्चित तौर पे चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे उनको झुकना पड़ेगा और भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये अगर जैसा कि अभी बीजेपी के साथी ने जो बातें कही, अगर इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी कूटनीति है। लेकिन अगर मोदी जी, जैसा कि अभी खबरें आ रही थी कि मोदी जी ने कहा है आगे आगे देखिए होता है क्या, अगर राजनीतिक मुद्दा बनता है तो खा लीजिए, अगर आप कामयाबी का चोला ओढ़ते हैं तो ना कामयाबी इस देश की, उसका भी आपको ही श्रेय जाएगा। और फिर अगर ना कामयाबी बड़ी हुई और उसको फिर मैं गिनाऊंगा भी, कोई एक बात तो है नहीं, आप 1000 मसूद को आतंकवादी घोषित कराते हो, पठानकोट होता है, पुलवामा होता है, उरी होता है, और 500 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। जवान अगर खाने पे सवाल उठाता है तो बर्खास्तगी होती है, और तो और जनरल की डिग्री अगर फर्जी हो या उसकी 2 डेट ऑफ बर्थ हो तो चुनाव लड़ सकता है, और सिपाही अगर कोई कागज समय से न पहुंचा पाए और पहुंचा भी दे तब भी उसका नामांकन रद्द होता है, तो कहीं न कहीं सवाल तो उठेंगे। इसलिए कूटनीतिक बातों को कूटनीति। अनिल गोयल जी ये कह रहे हैं कि आपकी जो कहीं ना कहीं ये जीत भारत की है, लेकिन इसको अगर राजनीति आप करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। खासतौर से इन्होंने जनरल की डिग्री को लेकर और कई चीजों को लेकर गढ़चिरौली का भी आज जिक्र करना चाह रहे थे कि वहां भी बड़ा हादसा हुआ, यानी चाहे 500 जवान शहीद हुए या और हुए। क्या आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों पर राजनीति से परहेज करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह का ये कोट कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है, अभी जयपुर में उन्होंने कहा है, तो राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए इस शौर्य पर। नहीं देखो जी, मोदी जी ने कहा है कि देखिए आगे आगे होता क्या है, वो उसका स्पष्ट संदेश है कि हम दृढ़ निश्चय से हम आतंक का सामना कर रहे हैं और आतंक का मुकाबला करेंगे। और इसके अंदर उन्होंने गलत क्या कहा है, और सही मायनों में आज ये सब लोग हैं, इनको इस बात की मिर्ची लगी हुई है कि इस सरकार ने जो उपलब्धि हासिल कर मिर्ची लगी हुई शब्द में मुझे ऐतराज है। हाँ जी, मिर्ची लगी हुई में मुझे ऐतराज है, कोई और शब्द यूज करिए आप। नहीं मतलब मैं मान लिया, अगर इनके भाषा इनके प्रधानमंत्री भी इस्तेमाल करते हैं, बंगाल में प्रधानमंत्री होते हुए कहते हैं कि हमारे। अरे भैया जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, मेरी सुन तो लो। लेकिन मेरा कहने मतलब ये है कि राजनीतिक मुद्दा हमेशा ये बनाते हैं, ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए राजनीतिक मुद्दे बनाते हैं, मुद्दे नहीं है राजनीति कर रहा है। क्या इस देश में इससे पहले कभी एयर स्ट्राइक नहीं हुआ? राजनीति कर रहा है, ठीक है। और जो हमारी कामयाबी है उन कामयाबियों को लेकिन अनिल गोयल जी एक सवाल ये उठ रहा है कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करे हुए अभी 3 घंटे भी नहीं हुए, 2 घंटे भी नहीं हुए या 1 घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन गढ़चिरौली का मामला सुबह देर का है, उस पर कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया, उसका श्रेय या उसकी बारे में कोई बात नहीं हो रही, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि श्रेय लेने में आप जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, इसमें श्रेय का विषय कहां लिया है, ये तो हमारे पूरे देश की बहुत बड़ी कामयाबी है जी। और अगर देश की कामयाबी अगर जनता को नहीं बताई जाएगी तो जनता का हौसला कैसे बढ़ेगा? जनता का में हौसला बढ़ाने के लिए और एक बहुत बड़ी कामयाबी को जब पूरे विश्व के अंदर इस बात पर चर्चा है तो भारत में चर्चा क्यों ना हो? ठीक है, ठीक है। हमारे साथ
सनेश ठाकुर साहब मौजूद है। सनेश जी, राजनीति का आप देख रहे हैं लगातार क्या चीज हो रही है। भारत को आज अगर देखें एक बड़ी कामयाबी मिली है, 10 साल की कोशिश, 12 बार ट्राई करना, 4 बार अगर देखें कोशिश, और उसमें हर बार 3-3 बार उसको एक प्रोविजन के तहत, और हर बार वीटो किया जाना चाइना के द्वारा। अगर इसको पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी माने तो चाइना के खिलाफ भी इसको एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। जिस तरह से चाइना कहीं ना कहीं आगे बढ़ना और पीछे हटने का खेल होता है, चाहे डोकलाम की बात हो, चाहे वीटो करने की बात हो, चाहे और चीजों में, तो आज कहीं नहीं लगता कि जो विदेश नीति है या कोशिश है वो इस सरकार की हो या भारत की हो, इसको किसी से ना जोड़ के सिर्फ भारत के शौर्य से या भारत के गौरव से जोड़कर देखा जाए तो क्या बुराई है इसमें? निश्चित तौर पे आजाद खालिद जी, मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं। आज जिस तरीके से मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है, ये हमारी भारत की सरकार की, हमारी भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं इसके लिए अपने जो सेना के जवान हैं उनको बधाई देना चाहूंगा। जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के लड़ाई हो रही है और वो लड़ रहे हैं और अपना पूरा आउटपुट वो दे रहे हैं, तो भारत के जवानों का और मैं भारत की सरकार को भी इसके लिए पूरा धन्यवाद देता हूं कि आज जिस तरीके से लेकिन सनेश ठाकुर जी, जब आप कहते हैं कि आज, जब आप कहते हैं ना आज कहते हैं, तो मुझे लगता है हमेशा भारत की सेना ने हमेशा अच्छा काम किया है। आप जब से देखें तब से अब तक, जब से एग्जिस्टेंस में आई है, आप चाहे 71 की जंग में देखें, चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात देखें, चाहे कारगिल में देखें, हमेशा सेना ने अच्छा काम किया है, गौरव की बात रही है। इसको आज या वर्तमान से क्यों जोड़ के बात करते हैं? ये विपक्ष का भी आरोप है और मेरा आपसे सवाल भी है। निश्चित तौर पे हमेशा सेना के जवानों ने अपने देश के लिए कुर्बानियां भी दी हैं और आतंकवादियों को धूल भी चटाई है। मैं अपनी सेना के जवानों को पूरा इसका क्रेडिट देता हूं कि सेना के जवान जो कर रहे हैं। और जहां तक बात राजनीति की है, तो सेना पे, अपने जवानों पे किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मेरा लेकिन मैं ये साफ कर दूं, सेना के साथ साथ कूटनीतिक जो कोशिशि होती हैं, भारत की डिप्लोमेटिक जो एक तरह से एफर्ट्स हैं, उसका भी नतीजा है। और यही एक समन्वय जो है वो भारत को कहीं ना कहीं गौरवशाली बनाता है। और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि अगर फ्रंटियर पर कहीं ना कहीं सीमा पर सेना अच्छा काम कर रही है, तो जो उसके पीछे सरकारें हैं उनका भी, उनकी कूटनीति और उनकी जो एक तरह से रणनीति है वो भी बेहतर होनी चाहिए। यकीनन एक पूरा समन्वय बनके ये आज का दिन देखने को मिला। लेकिन अगर बात करें शिव पांडे साहब, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हो, क्या हम किसी एक मुद्दे पर, कम से कम नेशन फर्स्ट के मुद्दे पर, तो राजनीति को तर्क करके एक साथ खड़े हो सकते हैं? नेशन के मुद्दे पर हम कहीं पर भी अलग नहीं है। अगर भारत के हित के लिए और भारत के गौरव के लिए कोई भी चीज होती है तो किसी के साथ भी हम हैं, किसी भी पार्टी के साथ भी है। देश हित की जहां बात है वो सर्वोपरि है। लेकिन जिस तरीके से सेना के काम को, सेना की चीजों को एयर स्ट्राइक के इससे पहले नहीं हुई, क्या हमने 71 की जंग नहीं जीती? क्या एयर स्ट्राइक जो पहले हुआ करती थी, क्या उसको कभी हम लोगों ने चुनाव प्रचार का माध्यम बनाया, रुबंडा किया, उसको हमने चुनाव लड़ा? आज क्यों हो रहा है ऐसा इस देश के अंदर? आज क्यों सेना के सौर पर हमें चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है? क्यों? क्योंकि हमने 5 साल कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमने विकास की, हमने रोजगार की बात नहीं करी। अगर हमने विकास की, रोजगार की बात करी होती, हमने गरीबों को न्याय दिया होता, हमने इस देश को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करी होती, तो आज बिल्कुल हमें सेना। ठीक है अनिल गोयल जी, इस सवाल को आप तैयार रखिएगा, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन मनोज यादव से भी कमेंट ले लेता हूं, आप तैयार रहिएगा। ये सवाल आपके लिए सनेश इन्होंने छोड़ दिया है आपके लिए, शिव पांडे जी ने। लेकिन मनोज यादव जी, आज आपको याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये नाकामी रही, और आप कह रहे हो कि तेज प्रताप का आप जिक्र कर रहे हो कि उसका जो नामांकन रद्द कर दिया गया है। आपके नेताजी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी, की ये नामांकन रद्द करके अब समझ में आता है कि असली देशभक्त कौन है। और अभी आपने भी सवाल उठाया जनरल की डिग्री को लेकर, आप भी 5 साल खामोश रहे। अगर ये बात आप उस जमाने में उठाते जबकि पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी, राजनीति नहीं हो रही थी और चुनाव का माहौल नहीं था, क्या आप भी आज का इंतजार कर रहे थे? कौन सुनता है? ठीक है, महत्वपूर्ण बात आजाद जी मैं आपको बता दूं, तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है और कितनी देरी की जा रही इंसाफ मिलने में या सजा देने में, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है।
मैं इस मुद्दे पे आता हूं और इस मुद्दे की गहराई तक जाता हूं। क्या अजहर मसूद को 5वें साल में अगर आप अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर पाए, मैं तो सोचता हूं कि मोदी जी के पहले प्रधानमंत्री बनने यानी कि 14 के अंत तक ही हो जाता, अगर मोदी सरकार अपने शपथ ग्रहण में भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ना बुलाती। एक, जब हमारा उरी का अटैक हुआ उसमें ISI को बुला के क्लीन चिट पाकिस्तानी आर्मी को दिया। 2, और पाकिस्तान खुद जाके आप देश को बिना बताए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए आप जाते हैं पाकिस्तान अपने निजी रिश्तों को निभाने, या अडानी के लिए जाते हैं, अंबानी के लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, आपने देश को कुछ नहीं बताया। तो निश्चित तौर पे देरी हुई। अगर बीजेपी की सरकार चाहती तो निश्चित तौर पे अजहर मसूद इससे पहले वो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, क्योंकि विश्व पटल पे भारत और पाकिस्तान आपस में व्यापारिक रूप से और जो एक मतलब दो राजनीतिक देशों के बीच में जो डिप्लोमेसी होती है उस रूप से कहीं ना कहीं एनिमीज दिख रहे थे। तो निश्चित तौर पे विश्व पटल के या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पावरफुल देश हैं उन्होंने आपका साथ या आपकी बात को नहीं माना। बीजेपी को ये बात यानी आपको नहीं लगता कि जो चीज 10 साल से नहीं हो रही थी अगर वो अब हो गई है तो उस पर भी आपको राजनीति करनी है? देखिए खालिद, आप मुझे अगर, मैं तो बहुत अनुभव नहीं है मेरे पास, लेकिन आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, क्या कभी किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आए? अगर आए हो तो बताइए। लिखित रूप से कभी ISI हिंदुस्तान में आया हो तो आप मुझे बताइए। भाई 10 साल की बात क्यों करो? अरे उनकी असफलता के ही कारण तो आप आए थे ना सत्ता में। लेकिन अगर आगरा के अंदर समिट के अंदर बुलाया जा सकता है और भी चीजें हो सकती हैं और हमारी तरफ से ये कोशिश की जा सकती है कि पड़ोसी सुधरे और अगर चांस देने की बात की जाए तो। लेकिन खैर, आपके सवाल को मैं अनिल गोयल जी से ले लेता हूं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, वो आ गए हमारे स्टूडियो में, थोड़ा लेट हो गए थे। अनिल गोयल जी, बड़े सवाल उठ रहे हैं, हालांकि सवाल उन्होंने मुझसे किया था, जवाब मुझे देना था, लेकिन मुझे लगता है कि जवाब मैं आपसे भी लूं कि ये जो सवाल इन्होंने उठाए खास तौर से कि कुछ चीजें ऐसी हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी, क्यों? मैं अपने समाजवादी पार्टी के अपने वरिष्ठ साथी से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोई शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें पड़ोसियों को बुलाया जाता है और वो ये संदेश देने के लिए कि हम आपके साथ मिलकर के चलना चाहते हैं, पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। समाजवादी पार्टी से के पूछ रहे, इससे पहली जो सरकार है उसने 5 साल में सिर्फ 1 बार प्रयास करा और इस सरकार ने 5 साल के अंदर 4 बार प्रयास करे। आप 1 बार प्रयास करके आपने उसको धक्के में उसमें ठंडे टोकरी में डाल दिया। तो आप ये देखें कि काम करने की इच्छा शक्ति किस सरकार की अधिक है। कौन सी सरकार ऐसे विश्व पटल पर उसने सभी देशों में अपने लोहा मनवाया है और आज भारत की बात को बहुत अच्छी तरीके से माना जा रहा है, भारत की बात पर विश्वास किया। ठीक है, अनिल गोयल जी का यह पॉइंट जो है दोनों से मैं लूंगा। 2009 में एक बार कोशिश हुई, 2016 में कोशिश हुई, 2017 में और 2019 में, यानी 4 बार की कोशिशों में एक बार 2009 में हुई और उसके बाद 3 बार मोदी टेन्योर में हुई है। तो यकीनन बीजेपी की या मोदी सरकार की कोशिशों में तो आपको लगेगा 3 गुना इजाफा हुआ है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना, दोनों, खासतौर से शिव पांडे जी भी और मनोज यादव जी भी। देखिए खालिद जी, एक बात याद दिला दूं, जब यूपीए का सेकंड टर्म होता है तो सेकंड टर्म में हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके तमाम सारी जगहों पे कोई भी वायलेंस नहीं होता है। 4.5 साल तक हमारे जवान भी नहीं। इसका जवाब दो आतंकवादी अजहर मसूद का। जब किस तरीके की पहल ग्लोबल भैया, अरे मनोज जी एक बात तो सुनेंगे। मनोज जी, आप कहते हैं इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाओ और आप परंतु लगाते हो तो राजनीतिक मुद्दा अपने आप बन जाता है। आप थपथपाने की जगह, आप सरकार की पीठ थपथपाने की जगह सरकार के अंदर कमियां निकाल रहे हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि जो प्रयास कांग्रेस को करने चाहिए थे, जो प्रयास यूपीए को करने चाहिए थे, वो नहीं करे। और अगर इस सरकार ने कर लिए और हम इसको भारत विजिट करें, हम इसको विजिट नहीं करें, आप इसको राजनीति मुद्दा बना रहे हैं। फिर आपको जब जवाब मिलेगा तो कहोगे कि आप राजनीति कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक करें। इसके अंदर आप जो क्वेश्चन निकालते हो ना जी, और आप जो प्रूफ मांगते हो, आपके जो मंत्री सिद्धू जी
कहते हैं वहां पर बताइए वो कितने व्यवसायी पेड़ हुए? पेड़ उखाड़े ठीक है, समय का अभाव है। मुद्दा बड़ा था। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का शुक्रिया। सवाल यह था कि आज जो एक तरह से बड़ा दिन के तौर पर देखा जा सकता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी मिली है, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि चाइना के खिलाफ भी कहीं ना कहीं यह लगा है कि भारत की कूटनीतिक कोशिश जो है कामयाब हुई है। लेकिन कई सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब देना होगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की राजनीतिक दलों का जवाबदेही का तय होना, क्योंकि इस मुद्दे पर भी अगर राजनीति होगी तो बड़ा सवाल खड़ा होगा। और इस मुद्दे पर भी अगर बात होगी कि अगर आप साथ हैं तो साथ पसंद है, अगर आप मुखालिफ हैं तो आप कहते हैं कि इसका रिमोट तो किसी और के हाथ में है, ये भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन देश सबसे बड़ा है, नेशन फर्स्ट है, ये सबको ध्यान रखना होगा। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।